नमस्कार, सलाम, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके सामने फिर पेश हूँ एडवोकेट अजय पूनिया जीके एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे इतिहास की, और इतिहास में बहुत एक अच्छा टॉपिक है जिसको सारे स्टूडेंट खूब पढ़ते हैं, खूब उसका नाम हकीकत में फेमस इंसान है। आओ बात करते हैं। आप आइडिया लगाना कौन हो सकता है वो व्यक्ति। मैं बात करता हूं सुल्तान उल अदल की। सुल्तान सुल्तान उल अदल सुल्तान उल अदल की बात करेंगे आज हम। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा अजीब तरीके से शुरू किया है क्वेश्चन को। तो टॉपिक को सुल्तान उल अदल की उपाधि किसको मिली थी, ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बना लो। आज मैं लेट हूं, थोड़ा सा अंधेरा भी होने वाला है, लाइट है नहीं, तो क्या पता वीडियो लंबी न बना पाऊं, तो कोशिश करेंगे आज। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुल्तान उल अदल की, और ये है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की बात करेंगे। और शेर शाह सूरी ने एक उपाधि धारण कर रखी थी, और उस उपाधि का नाम था सुल्तान उल अदल। हाँ जी, शेर शाह सूरी, चांदी का बड़ा रुपया, जीटी रोड जिसने बनवाया, प्रशासनिक सुधारों के लिए जो व्यक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रशासनिक सुधारों के लिए, प्रशासनिक सुधारों हेतु जो व्यक्ति प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जीटी रोड आप पढ़ते हो, ग्रांड ट्रक रोड। क्वेश्चन नंबर 3, आज कुछ इस इंसान के बारे में बात करेंगे। और आ जाओ, हो जाओ स्टार्ट मेरे साथ, फिर देर किस बात की है। तो आ जाओ अब जल्दी से बात करते हैं। शेर शाह सूरी के यहाँ पे लिखो जन्म। अब शेर शाह सूरी का जो जन्म है ना, याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, याद रखोगे। और ये 1545 में इनकी मृत्यु हुई है। क्वेश्चन मैंने 1 दे दिया है, याद रखोगे। शेर शाह सूरी का, और इनकी उपाधि कौन सी है, सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण कर रखी थी। इस नाम से भी जाना जाता है शेर शाह सूरी को। और सूर नामक स्थान है ना, ये सूर इनका, याद रखोगे, इनका पैतृक स्थान था सूर, जहां से इनके दादा इब्राहिम सूरी जी आए थे भारत में। कब आए थे, 1442 में। और आप इनको पढ़ते हो कहां पर, नारनौल। हाँ जी, हरियाणा के नारनौल के ये जागीरदार बने थे, याद रखोगे। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और शेर शाह सूरी का नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन, यहां से इनके दादा हैं, ये याद रखोगे। और आप हरियाणा वाले क्या पढ़ते हो, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है, नारनौल में है। अष्टभुजा आकार योजना का बना हुआ है, बलवा, लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है, याद रखोगे। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग दे रहा हूं आपको शेर शाह सूरी की। फर्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी की उपाधि मैंने आपको शुरू में याद करवा दी है। सूर नामक स्थान से आए थे, ये अफगान थे। और खास बात, शेर शाह सूरी, याद रखोगे, सेकंड दूसरा पठान था, याद रखोगे, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। क्वेश्चन नंबर फिर दूसरा पठान, तो पहला पठान कौन हो जाएगा, फर्स्ट पठान, याद रखोगे, सिकंदर लोदी को। हाँ जी, लोदी वंश के सिकंदर लोदी प्रथम पठान थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। सिकंदर लोदी 1504 में जिसने आगरा की स्थापना की थी, और 1506 में जिसने आगरा को राजधानी बनाया था। तो याद रखोगे, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे, कबीर दास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। चलो कोई बात नहीं, बात चल रही है शेर शाह सूरी की। तो आप याद रखोगे, दूसरा पठान था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पहला पठान पूछे तो सिकंदर लोदी, दिल्ली की गद्दी की बात हो रही है, तो कुछ आप ऐसे पढ़ोगे शेर शाह सूरी को। आगे चलते हैं। जन्म हो गया इनका, याद रखोगे, 1472 में, याद रखोगे। और इनका जन्म कहां पर हुआ, ये खतरनाक क्वेश्चन है। ये जगह का नाम है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। कितने देख लेना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई। तो बजवाड़ा नामक स्थान कहां पर है, होशियारपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, याद रखोगे। 1472 में जन्म पूछ सकते हैं बजवाड़ा में, क्योंकि आप शेर शाह सूरी के बारे में एक क्वेश्चन याद रखते हो कि शेर शाह सूरी का बचपन नारनौल में बीता था। एक क्वेश्चन अच्छी बात है, नारनौल हरियाणा में, नर राष्ट्र जिसका पुराना नाम है नंदीग्राम, है ना, नारनौल, काफी नाम है नारनौल के, दादाजी इनके यहाँ थे, तो इनका बचपन नारनौल में बीता है। फिर आप एक क्वेश्चन और पढ़ते हो कि पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा शेर शाह सूरी ने, सही बात है, ये भी ठीक है।
फिर आप पढ़ते हो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है, सासाराम, सासाराम बिहार में है, तो उसकी भी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। तो आप ऐसे पढ़ते हो। जन्म मैंने कहां बताया, याद रखोगे, जन्म हुआ है इसका बजवाड़ा, होशियारपुर, पंजाब की बात है, याद रखोगे इस क्वेश्चन को। तो फिर क्वेश्चन नंबर, अब आगे से चलते रहो, रुको मत आप। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहीं से बना दो कि खास बात, जो शेरशाह सूरी थे ना, वो इनके बचपन का नाम आप पढ़ते हो, सबको पता है फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। बचपन का नाम था इनका फरीद खान, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जब फरीद खान आ गया तो इनको शेर खान की उपाधि, शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो ये कौन थे? बिहार के सरदार थे, जहां पर ये नौकरी करते थे फरीद खान। और क्या नाम, आप उसका नाम बता सकते हो मुझे, जिन्होंने इसको शेर खान की उपाधि दी? बहार खान नुमानी। क्या नाम है? बहार खान लुहानी भी कई जगह है, और कई जगह इसका नाम आ जाएगा नुमानी। एक ही बात है, याद रखोगे। तो बहार खान लुहानी ने शेर खान को, मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी कैसे है सुन लो ध्यान से। ये कौन है? ये फरीद खान है। फरीद खान कौन है? यानी कि ये शेरशाह सूरी है। तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले इसके परिवार के बारे में थोड़ा सा जान लो आप। तो इनके याद रखोगे 2 माँ थी और ये 8 भाई बहन थे। इसके पिताजी ने 2 शादी की थी, याद रखोगे। तो उनकी शेरशाह सूरी की 2 माँ थी। तो शेरशाह सूरी को सौतेली जो माँ है ना, शेरशाह सूरी की सौतेली माँ इसको परेशान करती थी, इसलिए फरीद खान कहां नौकरी पढ़ने के लिए चला गया? जौनपुर। कहां चला गया? जौनपुर में, याद रखोगे। जौनपुर में प्रारंभ में क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, फरीद खान ने अपनी शिक्षा और पहली नौकरी कहां पर की? तो जौनपुर, याद रखोगे। जौनपुर, वही जौनपुर जिसको मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक का। हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप अजय के साथ, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। तो जौनपुर के अंदर भी इन्होंने क्या की है? नौकरी और शिक्षा की है, याद रखोगे। और फिर ये जौनपुर से कहां चले गए? अपने पिता जहां पर वो पिता क्या थे? जागीरदार थे, वहां पर जाकर भी इन्होंने अपना काम संभाला है। तो आप बता सकते हो इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम मुझे बताइए। हसन खां सूरी। क्या नाम था? हसन खान सूरी साहब थे, याद रखोगे। हसन खान सूरी थे। और ये एक याद रखोगे, हसन खान सूरी कहां काम करते थे? ये पंजाब में एक अफगान रईस के यहां नौकरी करते थे, जागीरदारी करते थे। तो यहां पर जाकर भी फरीद खान ने कुछ समय के लिए काम किया है, याद रखोगे आप इस बात को। और इसी पिताजी की मृत्यु के बाद, हसन खान की मृत्यु के बाद क्या हुआ आप याद रखोगे? इनका चचेरा सौतेला भाई था, याद रखोगे, सुलेमान। सौतेला भाई सुलेमान से भी झगड़ा हुआ है पिता की पैतृक रियासत पर अधिकार करने के लिए शेरशाह सूरी का। तो पैतृक भाई का नाम पूछे तो सौतेले भाई का नाम पूछे तो कौन है? सुल्तान। अब आप सोच रहे होगे मैंने ऐसे कैसे याद कर रखा है। फिर मेरा एक मैसेज है आपको, हाथ कर्म करने के लिए है। अपना हाथ, अपना हृदय, अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क, अपना माइंड अपने कंट्रोल में रखो। ये दुनिया बड़ी झूठी है, बड़ी मतलबी है। कोई चुपके से आएगा, आपको अपना बनाएगा, कंधे पर पैर रखेगा, ऊपर चला जाएगा, कामयाब हो जाएगा, और आप यहीं गलियों में धक्के खाते रह जाओगे। इसलिए ऐसे चोर, गद्दार, झूठे यारों से बच के रहो दोस्तों। ये मेरा संदेश है आपको आज। तो आगे चलते हैं। आप ऐसे पढ़ोगे शेरशाह सूरी को, आपसे निवेदन है। अब थोड़ा सा शेरशाह सूरी के इतिहास के बारे में और बता देता हूं आपको। वो कैसे आएगा देखो, मैं समझाता हूं आपको। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, सीधी सी मोटी मोटी बातें करते हैं, याद रखोगे। तो याद रखोगे, यहां पे लिख लो बचपन में सौतेली मां से परेशान होकर कहां गए? जौनपुर। कहां गए? जौनपुर गए हैं ये। और फिर जौनपुर से फिर कहां गए याद रखोगे? 1522 में कहां गए ये? जमाल खान की सेवा
सेवा में, लेकिन ये बात भी शेरशाह सूरी की सौतेली मां को पसंद नहीं आई। तो यहां से भी वो 1522 में वापिस आ गए और कहां आ गए याद रखोगे, बिहार। कहां आ गए, बिहार में। और बिहार के अंदर याद रखोगे, अभी मैंने आपको बताया था बहार खान लुहानी। बिहार में कौन था सरदार, बहार खान। बहार खान लुहानी के यहां आकर इन्होंने क्या है, नौकरी की है, याद रखोगे। और खास बात, और इनकी नजर कितनी, देखो इनकी प्लानिंग कैसी थी। इनको पता था बहार खान का जो बेटा है ना वो जलाल खान है। क्या नाम है, जलाल खान, याद रखोगे, जलाल खान। तो इनको पता था शेरशाह सूरी जी को, फरीद खान को पता था कि बहार खान के बाद बिहार को संभालने वाला कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। तो ये जलाल खान के क्या बन गए, याद रखोगे, गुरु और संरक्षक, याद रखोगे जलाल खान के यहां पे। लेकिन यहां पर कुछ विवाद हुआ और शेरशाह सूरी ने बहार खान को छोड़ दिया। और देखो यहां से कहां गए हैं वो, बहार खान यानी बिहार से कहां पहुंचे हो, वह बिहार, वह बाबर की सेवा में पहुंच गए हैं, याद रखोगे। क्योंकि काल वही चल रहा है, देखो 1522। तो आपको पता है ना, बाबर उस वक्त पूरा पीक पे था, इंडिया के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने जा रहा था बाबर, याद रखोगे। तो बाबर की सेवा में गए हैं, याद रखोगे। और कब गए हैं, याद रखोगे, 1527 1528 के अंदर ये बाबर से मिले हैं और बाबर की सेना को नाप तोल लिया। बड़ा पारखी था शेरशाह सूरी, दूरदर्शी था शेरशाह सूरी, याद रखोगे। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां से तो इसने देख लिया मेरा अगला लक्ष्य बिहार है, क्योंकि बिहार में बहार खान के बाद कोई नहीं है, तो मैं बिहार को कब्जे में करूंगा। इससे पहले उसे खतरा किससे था, मुगलों से। और मुगल कौन था, बाबर। तो बाबर की सेना में शामिल हो गया कौन, शेर खान यानी शेरशाह सूरी, बड़ा दिमाग वाला था। और जब बाबर से ये मिला तो याद रखोगे कहानी बड़ी अच्छी है। बाबर ने जब पहली बार शेरशाह सूरी को देखा यानी फरीद खान को देखा ना, तो इसकी जबी जो शब्द है ना, जबी उर्दू का शब्द है, जबी मैंने होता है माथा। बाबर ने जब शेरशाह सूरी का माथा देखा ना, और उसका पहनावा और उसकी चाल चलने की स्टाइल, जो अंदाज था ना, ये देखकर बाबर को दिमाग में खतरा पैदा हो गया। क्योंकि बाबर भी दूरदर्शी था, उसने क्या सोचा कि अब ये वो व्यक्ति है जो क्या है, दिल्ली के तख्त पर पहुंच सकता है। बाबर ने अपने खलीफाओं से, अपने सरदारों से बात भी की कि आप किसी तरह से इस शेरशाह सूरी को, फरीद खान को पकड़ लो और इसको मारो या कैद कर लो, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन शेरशाह सूरी तो इनका उस्ताद था। उसी रात को शेरशाह सूरी कोई बहाना बनाकर कहां निकल जाता है, बिहार के लिए। और बाबर हाथ मलता रह जाता है, याद रखोगे। तो फिर वापिस कहां पर आता है वो, यहां पर। कहां पर आता है बाबर के पास से वापिस, बिहार। और बिहार का क्या बन जाता है, राज्यपाल यानी कि मुख्य संरक्षक, किसका, जलाल खान का। और एक दिन मौका पाकर वो जलाल खान को गद्दी से हटा देता है और बिहार का अपने आप को स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है अपने आप को। कौन, शेरशाह सूरी की कहानी सुन रहे हो आप मेरे जुबान से। और फिर शेरशाह सूरी की बात सुन लो आप, जब इसका जन्म 1472 में होता है, याद रखोगे। और शेरशाह सूरी जिस वक्त लोग बूढ़े होकर खाना पीना छोड़ देते हैं, 67 साल की उम्र में, 67 साल की उम्र में यारो, शेरशाह सूरी से सीखो ये बात, जज्बा सीखो। बहुत सारी, अगर किस्मत आपकी बुलंद है तो आपको मौके लाख मिलते हैं, याद रखोगे। 67 साल की उम्र में, 67 ईयर का होने के बाद शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उस वक्त लोग अपने आप ठीक से चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बुढ़ापे के कारण। जोश देख लो शेरशाह सूरी का। अब बात कर, ये कहानी यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में शेरशाह सूरी के बारे में आप देखो, बहुत डिटेल दे रहा हूं आपको, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा आपको हिस्ट्री में। तो ये सारी चीजें आपको याद होगी। तो किस प्रकार बाबर की सेना में शामिल हुआ है, बाबर से बचकर वापिस, क्योंकि उसने नाप तोल लिया, उसको पता था। और अपने दोस्तों से शेरशाह सूरी क्या है, अपने दोस्तों से शेरशाह सूरी कहता था कि पठान ताकतवर हैं मुगलों से कुश्ती में और लड़ाई में, तो इसलिए कोई पठान ही गद्दी के ऊपर बैठेगा। अगर मेरा साथ सभी पठान दे देंगे ना, तो मैं मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और हुमायूं का पीछा करके इसने ये काम करके भी दिखाया। दोस्तों आओ चलते हैं आगे। तो ये यहां से हो गया क्वेश्चन 1527 बाबर में। फिर वापिस बिहार आता है। तो उससे आगे क्या हुआ, याद रखोगे। उससे आगे इसने क्या किया,
बिहार की गद्दी पर बैठते ही इसने 1537 में किस पर आक्रमण कर दिया? बंगाल पर। बंगाल पर शेरशाह सूरी ने बंगाल का एक हिस्सा जीत लिया, एक हिस्सा जीतता है, क्योंकि बंगाल पर नजर हुमायूं की भी थी, हुमायूं की भी थी बंगाल के ऊपर नजर, क्योंकि बंगाल आपको पता है बहुत ज्यादा समृद्ध, बहुत ज्यादा क्या था, समृद्धशाली इलाका था, सबकी नजर थी बंगाल के ऊपर, ठीक है ना। तो बंगाल का एक हिस्सा किसने जीत लिया? शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं से टक्कर हुई इसकी याद रखोगे 1539 के अंदर चौसा की लड़ाई आप पढ़ते हो, चौसा का युद्ध याद रखोगे, चौसा का युद्ध। यहां पर हुमायूं को पता चल गया था कि शेरशाह सूरी तुझे हरा सकता है, तो हुमायूं ने यहां पर एक नाटक किया। उसने क्या किया कि मैं बिहार और बंगाल शेरशाह सूरी तेरे को दे दूंगा, तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे एक दिखावा करना पड़ेगा, तेरी सेना को यह दिखावा करना पड़ेगा कि हुमायूं की सेना से डरकर शेरशाह सूरी की सेना भाग गई, ये दिखावा करना पड़ेगा, ये कहानी बनानी पड़ेगी। शेरशाह सूरी ने कहा ठीक है, मुझे कहानी बनाने में कोई संकोच नहीं है। तो कहते हैं जब हुमायूं ने किसका पीछा किया? शेरशाह सूरी की सेना का। तो शेरशाह सूरी की सेना ने कहानी को बदल के रख दिया, उन्होंने हुमायूं की सेना को मारना काटना शुरू कर दिया। और तब कहते हैं कि हुमायूं बड़ी मुश्किल से नाव में बैठकर गंगा नदी पार कर पाया था। यहां बचा है हुमायूं शेरशाह सूरी के हाथ से। दोबारा से 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई है। तो दोबारा से कौन आमने सामने आ गए? वही हुमायूं दोबारा आया है टक्कर में शेरशाह सूरी के। यहां पर भी हुमायूं ने वही बात फिर दोहराई है, बोला मैं आपसे लड़ाई नहीं चाहता, बस आप ये दिखावा कर दो कि आप सुल्तान से डरते हो और सारा जो हिस्सा लेना है आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। यहां पर भी शेरशाह सूरी ने दोबारा पीछा किया है हुमायूं का, और अब की बात हाथी पर बैठकर गंगा नदी पार की है। तो कभी नाव काम आई है हुमायूं के, तो कभी हाथी काम आया है शेरशाह सूरी से बचने के लिए, याद रखोगे। और शेरशाह सूरी से डरकर हुमायूं कहां भाग गया? आपको पता ही है, ईरान पहुंचा है। तो ईरान से पहले शेरशाह सूरी के पास हुमायूं ने एक संदेश भिजवाया। हुमायूं ने क्या कहा कि आप मुझे लाहौर दे दीजिए, और जो बीच का इलाका सरहिंद है वो हमारी सरहद होगी, मैं लाहौर में कमा खाऊंगा। तो शेरशाह सूरी ने बड़ा ठंडा जवाब भेजा उसके पास, क्या कहा कि आपको हुमायूं जी, मैंने आपको काबुल दे दिया, आप वहां पर कमा कर खाइए। तो याद रखो दोस्तों, ऐसा कुछ था शेरशाह सूरी, तो ये याद रखोगे। और जब शेर खान की उपाधि की बात आती है, तो बहार खान जो था सरदार, वो एक बार जंगल के अंदर शेर का शिकार करने गए, तो उसने फरीद खान को कहा क्या आप इस शेर को पकड़कर मार सकते हो? तो इतना सुनते ही कहते हैं शेरशाह सूरी बहुत ताकतवर था, उसने जाकर जब शेर का जबड़ा पकड़ के फाड़ दिया था। तो सोचो कितनी ताकत थी, वहां पर इसको शेर खान की उपाधि मिली है। उससे ऊपर वाली उपाधि मैंने आपको दे दी है, सुल्तान उल अदल की उपाधि, याद रखोगे इस क्वेश्चन को भी, तो याद आना चाहिए फरीद अल दीन शेर खान। और जब चौसा का युद्ध हुआ ना, इस युद्ध के बाद भी शेरशाह को एक उपाधि दी गई थी, याद रखोगे। चौसा का युद्ध जो 1539 में आप पढ़ते हो ना, तो इसके बारे में भी आपको आना चाहिए। फरीद उल दीन शेरशाह, फरीद उल दीन शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के बाद मिली है इसको? चौसा की लड़ाई 1539। दो उपाधियां दे दी हैं, इनमें से एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आप ऐसे पढ़ोगे शेरशाह सूरी को। तो आई थिंक शेरशाह सूरी के बारे में मैंने पुरानी बातें आपको खूब बताई होंगी, स्टोरी के रूप में बताया है। जहां भी मेरी आवाज आपको लगे काम की है, वर्ड काम के हैं, वीडियो को स्टॉप कीजिए, कॉपी पे उतार लीजिए, उस बात को आपसे निवेदन है। तो आप ऐसे पढ़ोगे शेरशाह सूरी को। आगे चलें, अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रमुख अभियान क्या थे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो देखोगे आप शेरशाह सूरी के बारे में, तो यहाँ पे लिख लो आप, और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो कि याद रखोगे 1544 का युद्ध था, याद रखोगे सुमेल का युद्ध, सुमेल का युद्ध ये लड़ा था इसने, याद रखोगे मालदेव राठौड़ वंश का राजा था, जोधपुर का, याद रखोगे। तो इस लड़ाई
ये बात ही शेरशाह ने एक बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है। यहां शेरशाह बिल्कुल हारने के कगार पर था, लेकिन क्या हुआ, उसी रात को मालदेव ने बगैर बताए युद्ध का मैदान छोड़ दिया। लेकिन मालदेव की सेना के अंदर भी आप याद रखोगे राव जैता और राव कुप्पा जैसे बहादुर योद्धा थे, जो 20,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़े। और शेरशाह की सेना 80,000 से 1,00,000 के बीच में थी। लेकिन यह हमला जैता और कुप्पा राव ने इतना भयानक किया था कि शेरशाह सूरी की सेना में खलबली मच गई थी और बिल्कुल शेरशाह सूरी मैदान छोड़ने वाला था कि उसी वक्त क्या हुआ, जो शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह का एक सेनापति है, उसका नाम आपको आना चाहिए। और उस सेनापति का नाम लिख लो आप, खवास खान मारवत। खवास खान मारवत ये सेनापति था। इसने क्या कर दिया, खवास खान मारवत ने राव जैता और राव कुप्पा दोनों को मार दिया और बाजी पलट दी। तब शेरशाह सूरी हारते हारते बचा था। यहां पर याद रखोगे, ये क्वेश्चन पेपर में आने लायक है। अगर राजस्थान के स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, ऑल इंडिया की, ये तो इतिहास है, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुमेल का युद्ध, और यहीं पर मुट्ठी भर बाजरे के लिए वाला कथन कहा था शेरशाह सूरी ने, याद रखोगे। और जो ये सेनापति का नाम आता है ना, खवास खान मारवत, ये पता है कौन था, बिल्कुल गरीब शिकारी था, लोमड़ी का शिकार करता था जंगल में। लेकिन शेरशाह सूरी कहते हैं बहुत पारखी था और उसने इसको परख लिया और जंगल से उठाकर अपना कमांडर सेनापति बना दिया। तो इतना पारखी था शेरशाह सूरी। तो आप ऐसे पढ़ोगे। तो यह युद्ध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौसा के युद्ध में मैंने अभी आपको एक उपाधि बताई है शेरशाह सूरी की, वो पीछे लिखी थी, वो याद करना। ऊपर वाली उपाधि मैंने यहाँ पर उस नाम से भी जाना जाता है शेरशाह सूरी को। कभी आप फरीद खान, शेर खान को ही याद करते रहो, कुछ और पूछ ले इस महान योद्धा के बारे में, मैं इसको महान कहूंगा भाई। और ये अकबर से भी आगे था दूरदृष्टिता में। और इसने कभी भी किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया, हिंदू मुस्लिम में विवाद नहीं करवाया, जन कल्याणकारी प्रशासनिक सुधार किए। और इसी की नकल अकबर ने की है। तो सोचो, सिर्फ 5 वर्ष का ही शासन था इसका। तो देखो, अगर इसको और मौका मिलता तो ये भारत को बहुत अच्छा बना सकता था। ऐसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। शेरशाह सूरी की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके बच्चों वाले क्वेश्चन करते हैं। चांदी का रुपया, जीटी रोड, आओ मैदान में, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ आप जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते रहो, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। किला ए कूहना मस्जिद है। ये किला ए कूहना मस्जिद की स्थापना किसने की, ऊपर लिख लो शेरशाह सूरी। शेरशाह की ये सारी चीजें, ये शेरशाह सूरी। किला कूना मस्जिद की स्थापना। नंबर 2, हुमायूं ने एक नगर बसाया था। हुमायूं का दीन कौन सा था, दीन पनाह को नष्ट करके, हुमायूं के दीन पनाह नगर को नष्ट करके इसने पुराना किला आबाद किया था दिल्ली में। पुराना किला आबाद किया था दिल्ली में। यह क्वेश्चन खतरनाक है, याद रखोगे इस क्वेश्चन को। फिर याद रखोगे अगला क्वेश्चन, कन्नौज है ना। कन्नौज को आपने पीछे पढ़ा था मेरे साथ हर्षवर्धन के समय में। कान्यकुब्ज कन्नौज का पुराना नाम, इत्तर और तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज, उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। तो कन्नौज के स्थान पर एक नगर बसाया था। कन्नौज के स्थान पर नगर का नाम लिख लो, शेरसूर। कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नगर बसाया था शेरशाह सूरी ने, याद रखोगे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र जो है ना, उसको आधुनिक पटना के रूप में नाम दिया था, आधुनिक पटना। याद रखोगे, पाटलिपुत्र की स्थापना उज्जैन ने की थी। या घिसे पिटे क्वेश्चन याद आते होंगे आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। इसने शेरशाह सूरी का जब चांदी के रुपये बताती ना, तो 23 टकसाल थी
जो सिक्के बनाती थी। पूछ ले आपसे शेरशाह सूरी के समय कितनी टकसाल थी? 23 याद रखोगे। टकसाल, मिंटोलॉजी, सिक्कों का अध्ययन, टकसाल याद रखोगे, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए। 1700 इसने सराय बनवाई थी, धर्मशालाएं बनवाई थी, याद रखोगे। 1700 क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि जीटी रोड के दोनों तरफ सराय बनाई, कुएं बनवाए, पेड़ पौधे, आम के पौधे लगवाए, छाया लगवाई आने जाने वाले यात्रियों को, ताकि समझ जाओ यार शेरशाह सूरी के बारे में। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन जो आ जाएगा, कोस मीनार। कोस मीनार स्थापित की। हर कोस के ऊपर एक मीनार, उसके ऊपर चढ़कर आप सुरक्षा के लिए बोल सकते हो। कहते हैं शेरशाह सूरी के समय में अगर आप सोने का आभूषण पहन के नारी कहीं जाकर जंगल में भी सो जाती थी तो कोई लूटता नहीं था। इतना खतरनाक न्यायप्रिय इंसान था शेरशाह सूरी। चोर डाकू लुटेरों को कोने में लगा दिया था शेरशाह सूरी ने, याद रखो। प्रशासनिक सुधार इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखना आप, क्वेश्चन आता है पेपर में। तो कोस मीनारों का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने किया है। ये क्वेश्चन हमेशा ही आता रहता है। 5, 6, 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, याद रखोगे। भूमि को याद रखोगे। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर लिखो, इसको यहां पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क अदा क खैर गखरों के खिलाफ अभियान चलाया था शेरशाह सूरी ने 1541 में। ये गखर जो जनजाति थी ना, ये मुगलों का साथ देती थी। गखर किसका साथ देते थे? मुगलों का साथ देते थे। इसलिए शेरशाह सूरी ने गखरों के खिलाफ भी अभियान चलाया था। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। और जब भूमि की बात चलती है तो याद रखोगे, भूमि 3 प्रकार की थी, याद रखोगे। अच्छी, नंबर 1 अच्छी, नंबर 2 मध्यम, और नंबर 3 क्या हो जाएगी? खराब। तो शेरशाह सूरी के समय भूमि 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया मैं। तो आप ऐसे पढ़ते जाओ शेरशाह सूरी को, तो ये भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। और खास बात है, और जो भूमि पर जो लगान था ना, वो लगान, क्वेश्चन नंबर 10, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, याद रखोगे, लगान की। और नंबर 11, किसानों पर कोई दबाव नहीं था। भाई वो उनकी मर्जी थी, कौन सी भी फसल वो बो सकते हैं। खास बात, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। तो कितना अच्छा इंसान था शेरशाह सूरी, गरीबों का कल्याण करता था। तो ये 11 क्वेश्चन फिर दे दिए मैंने। आज दोबारा चलते हैं आगे। तो आप ऐसे पढ़ोगे शेरशाह सूरी के। शुरू में स्टोरी सुना दी आपको, कहानी के रूप में बता दिया, उसको भी ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन काफी बनेंगे, निकालना मेरी बातों में से क्वेश्चन को। फिर आगे आ जाओ 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो भी है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? भूमि मापन। भूमि का जो मापन करता था ना शेरशाह सूरी, तो याद रखोगे 39 अंगुल का, 39 अंगुल या 32 लिख लो यहाँ पे, 32 इंच का एक मापन पैमाना था, याद रखोगे। और इसके अलावा सरकंडे की लकड़ी का भी इस्तेमाल होता था, ये याद रखोगे। और इस 32 या 29 इंच वाले को क्या बोलते थे? सिकंदरी गज। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन का सिकंदर लोदी दूसरा पठान था ना, याद रखो। पहला पठान था ना जिसने गद्दी के ऊपर बैठा था, दूसरा पठान शेरशाह सूरी। बात समझिए, ध्यान रखना क्वेश्चन को। तो सिकंदरी गज के अनुसार भी भूमि नापी जाती थी। सरकंडा एक लकड़ी होती है जिसको छील कर उसके सण जेवड़ी बाटी जाए, भाई रस्सी है ना, रोप, याद रखोगे। तो सरकंडे की लकड़ी से भी मापन किया जाता था, याद रखोगे। और जो शेरशाह सूरी के क्वेश्चन नंबर 13, जो स्थानीय कर थे ना, वो स्थानीय करों का क्या नाम था? स्थानीय कर क्या कहलाते थे? आबवाब कहलाते थे। स्थानीय करों का नाम क्या था? आबवाब। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और खास बात, अब आगे चलो, शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं। अब क्वेश्चन हो गए 12, 13, जितने भी गिनती आप कर लेना। फिर उसके बाद ऐसे पढ़ो, शेरशाह सूरी को भी पढ़ा है क्या? एक फॉलो होना चाहिए आपका। निकल पड़ा तीर क्या कमान से तो निशाने पे ही लगेगा, ऐसे कुछ तैयारी की उम्मीद रखो आप अपने आप से, ठीक है। फिर उसके बाद में लिख लो चांदी का रुपया। ऊपर क्या लिख लोगे क्वेश्चन? चांदी का रुपया शेरशाह सूरी ने चलाया था, सही बात है। तो इसके बारे में खास बात क्या है, ये याद रखोगे 178 ग्रेन का था, 178 ग्रेन का था। और 11.5
ग्राम इसमें वजन था 1 रुपए में। 1 रुपए में, 1 रुपए में एक रुपया कितना था, 178 ग्राम का था, या 11.5 ग्राम इसमें वजन होता था। याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट जो बनेगा तो तांबे का रुपया भी इन्होंने चलाया है। याद रखोगे, तांबे का रुपया भी चलाया है 380 ग्राम का। कितनी ग्राम का, 380 ग्राम जो वजन है उसका एक तांबे का रुपया भी इसने चलाया था। और याद रखोगे इसका नाम क्या था, दाम, है ना, दाम। ये याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए। और अगला अजय, तो शेरशाह सूरी ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया था। याद रखोगे अपने शासन में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आ जाए तो टोडरमल को आप कहां पढ़ते हो, अकबर के 9 रत्नों में पढ़ते हो ना। तो टोडरमल ही इसका याद रखोगे भूमि सुधार का प्रमुख अधिकारी था। याद रखोगे। तो टोडरमल जो 9 रत्नों में शामिल है, जिसने मनसबदारी प्रथा चलाई थी अकबर के समय, वो अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। ये क्वेश्चन पेपर में 101% आ सकता है भाई। आने को तो सारे 101% आ सकते हैं। मैं तो इसी उम्मीद से सिखाता हूं, पढ़ता हूं और आपको बताता हूं हर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के लायक होता है। तो टोडरमल पहले शेरशाह सूरी के दरबार में था, भूमि सुधार अधिकारी के रूप में, 9 रत्नों के रूप में भी शामिल है टोडरमल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर और क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो और कौन सा आ सकता है, जब रुपए की बात चलती है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, मॉरिशस देश है। फिर क्या लिख लोगे यहाँ पर, श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर क्या लिख दोगे, पाकिस्तान, फिर क्या लिख दोगे, भारत। याद रखोगे। फिर क्या लिख दोगे, मालदीव। इन सभी देशों में मुद्रा कौन सी चलती है, रुपया। याद रखोगे इस क्वेश्चन को, ये आ सकता है, रुपया शेरशाह सूरी की देन है, तो ये याद रखोगे। और खास बात, इंडोनेशिया भी इसमें आ सकता है, इंडोनेशिया आ सकता है। मालदीव हटाओ, मैंने शायद गलत लिख दिया होगा, तो स्पीड में रहता हूं, क्षमा चाहूंगा। तो आप ऐसे पढ़ोगे, हो गया। क्या मुश्किल है, तो आप रुपए का ऐसे पोस्टमार्टम करोगे। आगे चलते हैं, शेरशाह सूरी के बारे में और बातें करते हैं। तो फिर उसके बाद में अब लिख लो किला, अभियान लिखो अब शेरशाह सूरी के। किला, तो किले के अंदर पहला जो किला है ना, सबसे महत्वपूर्ण है, वो कौन सा किला आ जाएगा, आप याद रखोगे, रोहतास। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, रोहतासगढ़ का किला। ये कहां पर है, ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है ना, पंजाब प्रांत के झेलम शहर के अंदर है। और इस किले को यूनेस्को की वैश्विक धरोहर में भी शामिल किया गया है। रोहतासगढ़ का किला हुमायूं से सुरक्षा के लिए, तो देख लो इसने वहां बिल्कुल उस कॉर्नर पे भी किला बना दिया था ताकि हुमायूं भारत में कदम ही नहीं रख सके। तो रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर में है, यूनेस्को की वैश्विक धरोहर में शामिल है रोहतासगढ़ का किला। फिर उसके बाद में किले की बात चलती है तो रणथंभौर का किला, ये आपको पता ही है, वन्यजीव बाघ अभयारण्य भी है। तो ये सवाई माधोपुर जिला है राजस्थान का। तो इस किले को भी इसने फतेह किया था, इस किले के इस पर विजय प्राप्त की थी। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में किला आ जाएगा रायसीन का किला, इसको याद रखोगे। रायसीन के किले पर इसने रात को धावा बोला था, आक्रमण किया था। और इस घटना को, रात को आक्रमण किया था रायसीन किले पर शेरशाह सूरी ने। तो इससे क्या हुआ, याद रखोगे। तो इसको इतिहास में काले धब्बे की संज्ञा दी जाती है। इस घटना को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कुछ ऐसे पढ़ोगे, याद रखोगे। उसके बाद में अब बचता है शेरशाह सूरी का जीटी रोड की चर्चा करते हैं, आओ मैदान में। तो ये क्वेश्चन, ये किले याद हो गए शेरशाह सूरी के बारे में। अब करो शेरशाह सूरी का क्या, जीटी रोड की बात करते हैं। तो आप लिख लो यहां पे जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड।
अब यहां से क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी के जो मार्ग थे ना, मार्ग थे, इनको सबसे पहले किसने कहा? किसने कहा जीटी रोड? कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले? गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने। गवर्नर याद रखोगे, गवर्नर जनरल याद रखोगे, ऑकलैंड ने, ऑकलैंड ने कहा था शेरशाह सूरी के बनवाए हुए मार्ग को जीटी रोड। या क्वेश्चन पेपर में लाएंगे, गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने कहा था सबसे पहले शेरशाह सूरी ने जो मार्ग बनवाए थे। और प्रमुख मार्ग 4 हैं। कितने बनवाए थे? 4 जीटी रोड। तो पहले का नाम आप लिख लो, कहां से है ये याद रखोगे, बंगाल के सोनार गांव से। बंगाल पश्चिम बंगाल है ये, या तो आज का पश्चिम बंगाल है, से दिल्ली, लाहौर, पंजाब के, याद रखोगे, पंजाब, बंगाल के सोनार गांव से दिल्ली, फिर लाहौर और फिर पंजाब के सिरे तक जाता है। और इसी को कहा था गवर्नर जनरल ने सबसे पहले जीटी रोड। याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा मार्ग कहां से जाता है? आगरा, फिर जोधपुर, फिर चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ये दूसरा मार्ग है, चित्तौड़गढ़। फिर तीसरा पूछ ले आपसे, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर तक जाता है। और चौथा आपसे पूछ ले, और बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर और आगे पूछे तो ये लाहौर तक भी जाता था। याद रखोगे। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए, सीधी सी बात ये है। और खास बात, चौथा लिख लो, लाहौर से मुल्तान, इस लाहौर को यहां से हटाओ तो आगरा से बुरहानपुर तीसरा, चौथा हो गया लाहौर से मुल्तान तक। तो ये 4 बहुत प्रमुख जीटी रोड हैं शेरशाह सूरी के। भाई स्पीड ज्यादा हो सकती है, बताना तो ऐसे ही पड़ेगा। देखो, और जब तक आप हुसैन बोल्ट को देखो, बजरंग पूनिया को देखो, मैं रोज एग्जांपल देता हूं, अरे भैया स्विफ्ट पक्षी को देखो, सबसे तेज उड़ता है, तो योग्यता में जीवित रहेगा। जो फास्ट दौड़ेगा, फास्ट तरीके से पढ़ेगा, वो एग्जाम को टॉप करेगा। 2.5 से 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और रेलवे में तो करोड़ों फार्म भरे जाते हैं भाई। तो आप कहां हो? पोस्ट आती है 200, 300, 500। अगर आपको टॉप 20 में, टॉप 10 में, और मैं तो कहता हूं पहले नंबर पे अगर आना है ना, तो इस तरीके से पोस्टमार्टम कर दो हर सब्जेक्ट का। मैं आपके साथ हूं। तो ये हो गया आपका शेरशाह सूरी के जीटी रोड, आपने मेरे साथ पढ़ दिए। तो क्या देर लगी भाई? कोई देर नहीं लग रही ना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, आपसे निवेदन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो आपने ये सीख लिया मेरे से शेरशाह सूरी के बारे में। तो आप ऐसे पढ़ोगे शेरशाह सूरी को। और कोई क्वेश्चन रह भी गया हो तो भी मुझे लगता नहीं, और फिर भी अगर रह जाए तो मैं माफी का हकदार रहूंगा। तो ये था शेरशाह सूरी। ये क्या था? शेरशाह सूरी, याद रखोगे। और यहां पे इसकी सासाराम का मकबरा बाकी है, सासाराम का मकबरा। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, शेरशाह सूरी ने स्वयं जीवित रहते हुए इस मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था, जो इनकी मौत के 3 महीने बाद इनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने पूरा करवाया था। और ये मकबरा एक कृत्रिम झील में है, कृत्रिम झील है ये, सासाराम बिहार के अंदर। याद रखोगे। और खास बात इस मकबरे के बारे में सीधी सी बात है, और अष्टभुजाकार, कितना भुजाकार? अष्टकोणीय। कैसा है ये? अष्टकोणीय आकार का है। याद रखोगे। सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी का। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और शायद रोहतास, शायद जिला हो सकता है बिहार का, जहां पर ये मकबरा है सासाराम का। तो आप ऐसे पढ़ोगे शेरशाह सूरी को। तो भाई क्या मैं समझा पाया आपको शेरशाह सूरी? हो सकता है राइटिंग को क्या करोगे भाई, है ना, इंसान की शकल सूरत को मत महत्व दिया करो। मिट्टी है, मिट्टी हो जाना है,
न आपको ऐसा रहना है ना मुझको ऐसा रहना है। कुछ बचेगा जीवन में तो वो आपका ईमान, मेरा ईमान बचेगा। नाम का क्या है यारो, आज अच्छा कल बुरा हो सकता है, लेकिन जब आप कोई फैसला करो तो हमेशा तन मन धन को बिल्कुल मद्देनजर रखो। क्या पता आज बुरा वक्त हो, क्या पता आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन सत्य का मार्ग अडिग है, अटल है, चलते रहो, एकला चालो रे। जय हिंद, जय भारत।